प्रोटेस्ट करने दिया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ में शरीक हो ताकि हमारे रहबर मुअज़्ज़म को इंसाफ मिल सके बस, और कुछ नहीं, क्योंकि हमारा बाप ख़त्म हो गया है। दो तस्वीरें आपको दिख रही हैं। पहली में देश के अलग अलग हिस्सों में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली ख़ामेनी की हत्या का विरोध करते लोग हैं, उनके समर्थन में नारे लगा रहे हैं। कुछ की आंखों में गुस्सा, कुछ की आंखों में आंसू। दूसरी तस्वीर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल अमेरिका ईरान वाले कॉन्फ्लिक्ट के बीच कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक ले रहे हैं। प्रधानमंत्री ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बात की। एक्स पर कहा कि पीएम ने नेतन्याहू से आम लोगों की सुरक्षा पर चर्चा की है। प्रधानमंत्री ने यूएई के प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जायद से भी बात की और मुश्किल घड़ी में यूएई के साथ खड़े होने की बात दोहराई। लेकिन आप गौर करें तो लगभग 48 घंटे बीतने को हैं और अब तक ख़ामेनी की मौत पर ना तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोई प्रतिक्रिया आई है, ना ही भारत के विदेश मंत्रालय की ओर से कोई बयान। इस चुप्पी की वजह क्या है? क्या भारत की ये सोची समझी रणनीति है या इसे वेट एंड वॉच की नीति माना जाना चाहिए, या कुछ लोग इसकी व्याख्या इस तरह से कर रहे हैं कि क्या भारत ने एक पक्ष चुन लिया है? आज इसी पर बात होगी। भारत और ईरान के रिश्तों पर नज़र डालेंगे। तेहरान डिक्लेरेशन से लेकर नई दिल्ली डिक्लेरेशन तक तो हुए, पर ख़ामेनी की मौत के बाद भारत ने कुछ भी कहना क्यों मुनासिब नहीं समझा। सवाल तेल और गैस की सप्लाई का भी है। भारत की अर्थव्यवस्था पर इस संघर्ष का क्या असर पड़ने वाला है, और काम के लिए जो लाखों लोग पश्चिम एशिया में रह रहे हैं, मिडिल ईस्ट में, उनका क्या होगा। नमस्कार, मेरा नाम कुलदीप है और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी ललन टॉप शो। Brought to you by ITEL, Sensodyne DSP and Goldi Masale. सबसे पहले इस जंग के अपडेट्स जान लीजिए। इजराइल, अमेरिका और ईरान युद्ध का तीसरा दिन। अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान में अब तक 555 लोगों की मौत हो गई है, 700 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। ख़ामेनी की मौत से गुस्साए ईरान ने 4 अलग अलग खाड़ी देशों में मौजूद कुल 6 अमेरिकी ठिकानों पर बमबारी की है। ईरान ने यूरोपियन यूनियन के सदस्य देश साइप्रस पर भी हमला किया है। ईरान ने साइप्रस में मौजूद एक ब्रिटिश एयर बेस, एक्रोटरी बेस बोलते हैं उसको, वहाँ पर ड्रोन हमला किया। कुवैत में अमेरिका के 3 फाइटर जेट्स गिरने की खबर आई है। कुछ देर पहले कुवैत एयर डिफेंस ने पुष्टि की कि अमेरिका के 3 US F-15E फाइटर जेट गिरे, लेकिन ये फ्रेंडली फायर में गिरे हैं। अमेरिकी सेना ने भी इसकी पुष्टि कर दी है, उन्होंने भी इसे फ्रेंडली फायर ही बताया है। युद्ध की और ताज़ा अपडेट्स जानने के लिए, विस्तार से जानने के लिए आप हमारा जो अंतर्राष्ट्रीय खबरों का कार्यक्रम है दुनियादारी, उसे देख सकते हैं। अभी हम विस्तार से अपनी बात जो हम शुरू में कर रहे थे उस पर आगे बढ़ते हैं। भारत ईरान संबंधों पर और भारत के रुख पर जो ताज़ा है। तो भारत के रिश्ते ईरान से हज़ारों साल पुराने हैं, लेकिन जो आधुनिक इतिहास है रिश्तों का, उस पर नज़र डाल लेते हैं ताकि मौजूदा संदर्भ और अच्छे से क्लियर हो। तो भारत और ईरान के रिश्ते 20वीं सदी से ही वहाँ पर मजबूत रहे हैं। फ्रेंडशिप ट्रीटी हमारी साइन हुई 15 मार्च 1950 को, दोस्ती की संधि। उस समय भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। ये समझौता गुट निरपेक्ष नीति और क्षेत्रीय सहयोग पर, रीजनल सहयोग पर आधारित था। शीत युद्ध के दौरान ईरान में शाह का शासन था, मोनार्की थी। शाह अमेरिका के करीबी थे और पाकिस्तान से भी अच्छे संबंध थे उनके, इसलिए भारत और ईरान के बीच उस समय रणनीतिक करीबी नहीं आ पाई। 1979 में ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशन हुई, शाह का शासन हटा, अयातुल्लाह रूहुल्लाह ख़ोमेनी सत्ता में आए। 1989 में अली ख़ामेनी देश के सर्वोच्च नेता बने। इस क्रांति ने पूरे पश्चिम एशिया की राजनीति को बदल के रख दिया। भारत के लिए एक सकारात्मक बात ये रही कि अब ईरान ने पाकिस्तान से दूरी बना ली। उस समय पाकिस्तान अमेरिका का औपचारिक रणनीतिक सहयोगी था। पहले भारत ईरान से तेल खरीदता था और वहाँ श्रमिक, इंजीनियरिंग सेवाएं और तैयार सामान भेजता था। 80 से 88 के बीच ईरान इराक युद्ध हुआ। इस युद्ध के कारण भारत को ईरान से तेल खरीद कम करनी पड़ी और दूसरे खाड़ी देशों की ओर जाना पड़ा। फिर भी भारत ने तटस्थ अपना रुख रखा, न्यूट्रल रुख रखा। इसलिए ईरान के साथ उसके आर्थिक और राजनीतिक संबंध कायम रहे। लेकिन कोल्ड वॉर के बाद चीज़ें बदलीं। 1991 में शीत युद्ध खत्म हुआ। इसके बाद भारत और ईरान और करीब आए। ईरान ने लुक टू द ईस्ट नीति अपनाई। 1993 में प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव तेहरान गए। वहाँ 2 बड़े मुद्दों पर बात हुई। पहला, ईरान से भारत तक गैस पाइपलाइन बनाने का प्रपोजल, और दूसरा, भारत को
को ईरान के जरिए मध्य एशिया के दूसरे देशों तक माल पहुंचाने का रास्ता देना। 1995 में ईरान के राष्ट्रपति अकबर हाशेमी रफसंजानी भारत आए। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक उस दौरान बड़ा व्यापार समझौता हुआ और 5 द्विपक्षीय समझौते हुए। रिश्तों में गर्मजोशी साल दर साल बढ़ रही थी भारत ईरान के बीच। 2001 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ईरान गए, तेहरान डिक्लेरेशन पर दस्तखत हुए। 2003 में ईरान के राष्ट्रपति मोहम्मद खतामी भारत आए और तेहरान से नई दिल्ली डिक्लेरेशन तक बात पहुंची। इस दशक के अंत तक भारत ईरान से कच्चे तेल का सबसे बड़ा खरीदार बन गया। 2009 में भारत ने करीब 2.2 करोड़ टन तेल आयात किया ईरान से, जिसकी कीमत लगभग 10 अरब डॉलर थी। 2014 में भारत में नरेंद्र मोदी की सरकार आई। भारत ने ईरान के चाबहार बंदरगाह के विकास में निवेश के लिए MOU साइन किया। इसे पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह के मुकाबले एक रणनीतिक कदम माना गया। मई 2016 में प्रधानमंत्री मोदी की ईरान यात्रा के दौरान 12 समझौते हुए। इसमें भारत, ईरान और अफगानिस्तान के बीच ट्राइलेटरल और ट्रांजिट समझौता भी शामिल था। 2018 में राष्ट्रपति हसन रूहानी की भारत यात्रा से रिश्ते और भी आगे बढ़े। 2015 में ईरान परमाणु समझौता हुआ, जिसे जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन कहा जाता है। इसके बाद भारत ने ईरान से तेल आयात बढ़ाया। 2017 में आयात रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया, लेकिन फिर अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप आ गए। 2018 में अमेरिका ने इस समझौते से अलग होकर के ईरान पर फिर से पाबंदियां, फिर से प्रतिबंध लगा दिए। इसके बाद भारत को 2019 में ईरानी तेल आयात थोड़ा ठंडा पड़ना पड़ा, थोड़ा बैक सीट लेनी पड़ी। अब थोड़ा बहुत व्यापार होता है। भारत ईरान को चावल, चाय, चीनी, दवाइयाँ, बिजली के उपकरण और आर्टिफिशियल ज्वेलरी वगैरह भेजता है। ईरान से भारत सूखे मेवे, केमिकल्स और कांच का सामान वगैरह आता है। तो ये एक पक्ष था। दोनों देशों के रिश्तों का एक और पहलू है। सितंबर 2024 ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई ने एक्स पर एक पोस्ट किया। लिखा क्या? इस्लाम के दुश्मनों ने हमेशा हमें एक इस्लामी उम्मा के तौर पर हमारी साझा पहचान से दूर करने की कोशिश की है। हम खुद को मुसलमान नहीं मान सकते अगर हम म्यांमार, गजा, भारत या किसी दूसरी जगह पर एक मुसलमान को हो रही तकलीफ से अनजान हैं। गौर करिएगा, गाज़ा और म्यांमार और भारत का नाम एक लाइन में लिया गया। भारत ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। शीर्षक था ईरान के सर्वोच्च नेता की अस्वीकार्य टिप्पणियों पर बयान। लेकिन ये पहली बार नहीं है जब खामेनेई ने भारत का नाम लिया हो। मार्च 2020 में दिल्ली दंगों के बाद उन्होंने हिंसा को मुसलमानों का नरसंहार बताया था। खामेनेई ने लिखा था कि दुनिया भर के मुसलमानों के दिल भारत में मुसलमानों के कथित नरसंहार पर दुखी हैं। भारत सरकार को कट्टर हिंदुओं और उनकी पार्टियों का सामना करना चाहिए और मुसलमानों के खिलाफ हिंसा रोकनी चाहिए ताकि भारत इस्लामी दुनिया से अलग थलग ना पड़े। अंत में उन्होंने हैशटैग लगाया था इंडियन मुस्लिम्स इन डेंजर। थोड़ा और पीछे चलिए। अगस्त 2019 खामेनेई ने कश्मीर के हालात पर चिंता जताई थी। ये बयान जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के 2 हफ्ते बाद आया था। उन्होंने लिखा था, हम कश्मीर में मुसलमानों की स्थिति को लेकर चिंतित हैं। हमारे भारत के साथ अच्छे संबंध हैं, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार कश्मीर के सम्मानित लोगों के प्रति न्यायपूर्ण नीति अपनाए और इस क्षेत्र में मुसलमानों पर होने वाले उत्पीड़न और दबाव को रोके। इसके पहले 2002 के गुजरात दंगों और 1992 में बाबरी मस्जिद गिराए जाने के बाद भी तेहरान ने भारत की आलोचना की थी। यानी ईरान के साथ व्यापार और कुछ विषयों पर मतभेद का दौर साथ साथ चला है। लेकिन इस बात में दो राय नहीं है कि भारत इस वक्त इजराइल से ज़्यादा नज़दीक नज़र आ रहा है। पिछले हफ्ते इजराइल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां की संसद में जोर देकर के कहा कि भारत इजराइल के साथ इस वक्त भी है और आगे भी रहेगा। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या खामेनेई की हत्या के इतना वक्त बीत जाने के बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्रालय की ओर से कोई प्रतिक्रिया ना आना एक सोची समझी रणनीति है, और क्या भारत की विदेश नीति में आने वाले समय में एक शिफ्ट देखने को मिलेगा? ईरान ने जिस तरह से जवाब दिया है, एक वैक्यूम होने के बाद, कंफ्यूजन होने के बाद, और आपके देखिए अगर आपकी टॉप लीडरशिप चलेगी, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप अपनी स्ट्रैटेजी के हिसाब से बाकी कंट्रीज़ पे, आपने सिर्फ अमेरिकन बेसिस को एड्रेस नहीं किया इस इलाके में, आपने बाकी 6 की 6 कंट्रीज़ को इन्वॉल्व करने की कोशिश की, उन पर फायरिंग की, इसराइल को मुंह तोड़ जवाब दिया। और आज सुबह तो जो सुनने में आया कि आपको F-15 जो है वो भी गिरे हैं, हो सकता है ईरानियन स्ट्राइक से गिरे हों। तो लड़ाई तो कुछ दिन खिंचेगी। ईरान के अंदर उसकी जो मिसाइल पावर है वो इंटैक्ट है, जो उसकी
जो उसकी ड्रोन पावर है वो इंटैक्ट है, एयर डिफेंस उसकी वीक है, एयर पावर उसकी वीक है, वो कमज़ोर है, मिलिट्रीली कमज़ोर है, लेकिन कहीं मॉरली और एथिकली वो मेरे ख्याल में और एज ए सिविलाइजेशन वो स्ट्रॉन्ग है और कुछ दिन तक लड़ेगा। इस पूरे इलाके का भारत पर और साउथ ईस्ट एशिया पर बहुत असर पड़ता है। इतना ही नहीं कि हमारी सिर्फ एनर्जी रिसोर्सेज हैं, हमारी ऑफकोर्स 20-30% दुनिया का तेल यहाँ से जाता है, हमारा भी, हम भी डिपेंडेंट हैं इस पर। वो एक है कि भाई फ्यूल प्राइसेस, इन्फ्लेशन, उस पूरे के पूरे ऑयल प्राइसेस उससे बढ़ सकते हैं, लेकिन असली बात तो ये है कि भारत के लिए तो ये एक एक्सटेंशन ऑफ इंडिया है, एक्सटेंशन ऑफ बॉम्बे है, एक्सटेंशन ऑफ कलकत्ता है, एक्सटेंशन ऑफ बेंगलोर है। साहब आप देखिए तो सही, ये बात नहीं है कि आपके 1 करोड़ लोग वहाँ काम करते हैं और आप वहाँ से 120-130 बिलियन डॉलर हर महीने, 12 बिलियन डॉलर आपको वहाँ से रेन्यूमरेशन आती है, लेकिन मुद्दा ये है कि आपकी कंपनीज वहाँ से ऑपरेट करती हैं जो इंटरनेशनल ट्रेड में पार्टिसिपेट करती है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं। दुनिया भर की इंडियन कंपनीज, दुनिया भर का इंडियन डायस्पोरा वहां पे जो है, जो सिर्फ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इंडिया पे इसका असर पड़ेगा। नया सेंसोडेंट डीएसपी नर्व्स को प्रोटेक्ट करे और एनामल को रिपेयर। फील द रिलीफ विद सेंसोडेंट डीएसपी। प्रधानमंत्री और विदेश मंत्रालय की नीति पर तो हमने बात की, अब नज़र डालते हैं इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट का भारत पर क्या असर पड़ सकता है। आम लोगों के लिए काम की बातें इसमें क्या हैं। इजराइल अमेरिका ने ईरान पर हमला बोला, ईरान ने जवाबी कार्रवाई की, खाड़ी देशों को निशाना बनाया जहां अमेरिकी सैन्य ठिकाने हैं, लेकिन हमलों से इतर ईरान ने कुछ ऐसा किया जिसने पूरी दुनिया के माथे पर शिकन ला दी और इसके लिए ईरान को हथियार नहीं उठाने पड़े। 28 फरवरी की देर रात ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कोर ने, IRGC जिसको बोलते हैं, संदेश भेजा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की खाड़ी को बंद कर दिया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि सैकड़ों तेल टैंकर खाड़ी के खुले समुद्र में लंगर डाले खड़े होने को मजबूर हैं। तेल के टैंकर अगर चल नहीं रहे हैं तो ये समझ लीजिए कि कई देशों की अर्थव्यवस्था इससे प्रभावित होने वाली है। एक नज़र डालते हैं नक्शे पर और समझते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहाँ है और क्यों ये पूरी दुनिया के लिए महत्वपूर्ण है। तो इस नक्शे पर आप ऊपर की ओर ईरान देख रहे हैं, नीचे की ओर सऊदी अरबिया है, UAE है और ओमान है। तो इन दोनों देशों के बीच में ये जो इसको जगह है, इसको फारस की खाड़ी कहते हैं और फारस की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ता है एक बहुत ही संकरा रास्ता जिसकी चौड़ाई सिर्फ 33 किलोमीटर है। इसी को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहते हैं। दुनिया का सबसे बिजी ऑयल ट्रांजिट चोक पॉइंट है ये। अगर इस रास्ते से तेल और गैस की सप्लाई रुकती है या कम होती है तो इसका असर पूरी दुनिया के एनर्जी मार्केट पर पड़ेगा। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के लिक्विड पेट्रोलियम और LNG का 5वां हिस्सा 20% इसी रास्ते से गुजरता है। हर दिन करीब 1.5 करोड़ बैरल कच्चा तेल यहाँ से निकलता है। कुछ पाइपलाइन वाले रास्ते हैं लेकिन उनकी क्षमता सीमित है। अगर ये रास्ता बंद होता है तो रोज़ 90 लाख बैरल यानी दुनिया की ज़रूरत का 9% हिस्सा जोखिम में पड़ जाएगा। समस्या ये भारत के लिए भी है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कच्चा तेल उपभोक्ता है, अमेरिका और चीन के बाद, और भारत अपनी ज़रूरत का 88% से ज़्यादा तेल आयात करता है, बाहर से मंगाता है। गैस की खपत का भी बड़ा हिस्सा आयात से ही पूरा होता है। पश्चिम एशिया से आने वाला तेल और गैस भारत के लिए बहुत ज़रूरी है। ऐसे में अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हुई तो बड़ा असर भारत पर पड़ेगा क्योंकि हम अपने तेल और गैस आयात के लिए इसी रास्ते पर निर्भर हैं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक भारत के कुल तेल आयात का लगभग आधा हिस्सा यानी हर रोज़ करीब 25 से 27 लाख बैरल इसी रास्ते से गुजरता है। ये तेल इराक, सऊदी अरब, UAE और कुवैत जैसे देशों से आता है। तेल के मामले में भारत के पास दूसरे विकल्प हैं, इसलिए कम समय के लिए तो सप्लाई पर असर झेलने के लिए भारत तैयार है। लेकिन तेल की कीमतें बढ़ेंगी, भारत को ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा और LPG और LNG के मामले में ज़्यादा दिक्कत उठानी पड़ सकती है। इन दोनों के लिए हॉर्मुज पर भारत की निर्भरता ज़्यादा है। सप्लाई बनाए रखना और ज़्यादा कीमत चुकाना ये बड़ी चुनौती होगी। ज़रूरत पड़ने पर भारत रूस, अमेरिका, पश्चिम अफ्रीका और लैटिन अमेरिका से ज़्यादा खरीद कर सकता है। भारतीय महासागर और अरब सागर में रूसी तेल के जहाज़ भी उपलब्ध हैं। पहले भारत ने रूसी तेल की खरीद कम की थी, इसलिए कुछ स्टॉक जमा है। ज़रूरत पड़ने पर भारत फिर से रूसी तेल खरीदने की ओर जा सकता है। लेकिन LPG भारत के लिए बड़ी कमज़ोरी है। भारत अपनी 80 से 85% LPG ज़रूरत आयात करता है। इसका अधिकतर हिस्सा खाड़ी देशों से आता है और लगभग पूरा ही हॉर्मुज से गुजरता है। भारत के पास LPG का बड़ा रणनीतिक भंडार नहीं है, इसलिए इसमें जोखिम ज़्यादा है। इसी तरह भारत की लगभग 60% LNG आयात भी इसी रास्ते से होती है।
LPG और LNG के लिए स्पॉट बाजार में भी ज़्यादा उपलब्धता नहीं होती। अगर होर्मुज लंबे समय तक बंद रहता है तो इन दोनों ईंधनों की सप्लाई भारत के लिए मुश्किल हो सकती है। तनाव बढ़ने के बीच कच्चे तेल की कीमत $72 प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गई थी, जो पिछले साल जुलाई के बाद सबसे ज़्यादा थी। सोमवार को एशियाई बाजार में कीमत $82 प्रति बैरल से ऊपर जा पहुंची। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर इजरायल, अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध जैसी स्थिति रही और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाज़ों की आवाजाही बंद रही तो क्या भारत के लिए एक मुश्किल दौर आने वाला है? भारत की विदेश नीति की अपनी मजबूरियां हैं। भारत का ईरान के प्रति रुख अमेरिका के दबाव में बदला। जो लोग ये कहते हैं कि अमेरिका के दबाव में भारत की सरकार अब है, वो कांग्रेस की सरकार के वक्त ईरान की नीति निकाल के देख ले तो उनको समझ में आ जाएगा कि नहीं, ये दबाव भारत की नीति पे हमेशा रहा है। आप कई बार एक मुद्दे के लिए दूसरे मुद्दे को छोड़ते हैं। तो भारत को 2010 में लगता था कि अमेरिका से दोस्ती से ही भारत का भला हो सकता है। ईरान अगर न्यूक्लियर लड़ाई पे अमेरिका से लड़ेगा तो भारत उसका साथ नहीं दे सकता जी। तो अब भारत को इजराइल से जोड़ा जरूर जाएगा, पर ईरान के प्रति जो बेरुखी है भारत की, वो बेरुखी एक तो इस बात पे है कि 2008 से ही ये बातें बदल गई थी विदेश नीति में, और दूसरा ईरान की जो एक रिलीजियस मिशन वाली बात जो है, जो विदेश नीति में बहुत मायने रखती है ईरान के, भारत उससे सरोकार नहीं रखता। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। अच्छा, समस्या सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं है। भारत के लोग उन देशों में मौजूद हैं जो इस वक्त युद्ध की जद में हैं। पश्चिम एशिया में इंडियन डायस्पोरा यानी प्रवासी भारतीय बड़ी संख्या में रहते हैं, वहाँ काम करते हैं। प्रवासी भारतीय उन लोगों को कहा जाता है जो रहने वाले तो भारत के हैं लेकिन काम के सिलसिले में, पढ़ाई के सिलसिले में दूसरे देश जाकर रह रहे हैं। पश्चिम एशिया में प्रवासी भारतीयों की संख्या 90 लाख से ज़्यादा है और ये 90 लाख लोग गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल यानी GCC में रहते हैं। GCC में कुल 6 देश हैं, UAE, सऊदी अरबिया, कुवैत, ओमान, कतर और बहरीन। यानी 90 लाख लोग सिर्फ इन 6 देशों में रह रहे हैं। विदेश मंत्रालय के डेटा के मुताबिक सबसे ज़्यादा भारतीय प्रवासी UAE में रहते हैं। UAE में 35 लाख से ज़्यादा भारतीय हैं, सऊदी अरब में 24 लाख से ज़्यादा, कुवैत में लगभग 10 लाख, कतर में 8 लाख और ओमान में 7 लाख के करीब। बहरीन में 3 लाख से ज़्यादा भारतीय मौजूद हैं। इसके अलावा इसराइल में 1 लाख से ज़्यादा भारतीय हैं। ईरान में 10,000 से ज़्यादा भारतीय रहते हैं। इस पूरे क्षेत्र में हज़ारों भारतीय छात्र भी पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। GCC भारत और वहाँ रहने वाले प्रवासी भारतीयों के लिए महत्वपूर्ण क्यों है, इसको समझने के लिए आप बस RBI के कुछ आंकड़ों पर नज़र डाल लीजिए। RBI के रेमिटेंस सर्वे 2025 के मुताबिक रेमिटेंस का मतलब वो पैसा जो भारत के लोग दूसरे देशों में जाकर कमाते हैं और फिर भारत भेजते हैं। 2023-24 में भारत को दूसरे देशों से 118.7 अरब डॉलर की रकम मिली। 118.7। लिस्ट में सबसे पहला नाम अमेरिका का है। सिलिकॉन वैली में भारतीयों का दबदबा जग जाहिर है। 27.7% रेमिटेंस अमेरिका से आया। दूसरा देश है UAE, 19.2% रेमिटेंस UAE से आया और तीसरे नंबर पर यूनाइटेड किंगडम है, 10.8% रेमिटेंस वहाँ से आया। सऊदी अरब चौथे नंबर पर है, 6.7% रेमिटेंस पैसा वहाँ से आया। कतर से 4.1%, कुवैत से 3.9% और ओमान से 2.9% रेमिटेंस भारत आया। UAE से ज़्यादा रेमिटेंस इसलिए आता है क्योंकि वहाँ भारतीय सबसे बड़ा समुदाय है। हैरान मत होइएगा, UAE की कुल आबादी का लगभग 35% भारतीय हैं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में UAE में करीब 43 लाख भारतीय रह रहे थे। इनमें से लगभग 15% अबू धाबी में रहते हैं, बाकी लोग दुबई और बाकी 6 अमीरात में रहते हैं। केरल के लोगों की संख्या यहाँ सबसे ज़्यादा है। इसके बाद तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लोग हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार और पंजाब से भी लोग बड़ी संख्या में वहाँ रहते हैं और काम करते हैं। UAE पर थोड़ा और गौर फरमाइए। इस समय स्क्रीन पर आप जो सैटेलाइट तस्वीरें देख रहे हैं वो दुबई की हैं। हमले से पहले और हमले के बाद की तस्वीरें। हमले के बाद एक बड़े इलाके में तबाही साफ नज़र आती है। ईरान के ड्रोन और मिसाइल हमलों ने दुबई में होटलों और हवाई अड्डों को भी निशाना बनाया। इसके कारण दुबई, अबू धाबी और दोहा के बड़े हवाई अड्डे बंद कर दिए गए। 1000 से ज़्यादा उड़ानें रद्द हुई। जिन हवाई अड्डों से रोज़ करीब 90,000 यात्री चलते हैं, यात्रा करते हैं, वहाँ आवाजाही प्रभावित हुई। दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कम से कम 4 लोगों के घायल होने की भी खबर है।
तो भारत के तमाम लोग इन देशों में फंसे हुए हैं। इनमें सिर्फ प्रवासी भारतीय नहीं हैं, वो लोग भी हैं जो दुबई या यूएई या दूसरी जगहों पर सिर्फ घूमने गए थे। 2025 में करीब 36 लाख भारतीय यूएई घूमने गए थे। यानी वहाँ ये इसलिए बताया आंकड़ा कि आना जाना घूमना लगा रहता है। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जब पहली प्रतिक्रिया आई तो जिक्र उसमें ना तो इजराइल का हुआ और ना ही अमेरिका का और ना ही ईरान का। उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर 1 मार्च रात 11:26 बजे लिखा, यूएई के प्रेसिडेंट मेरे भाई शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से बात हुई। यूएई पर हुए हमलों की कड़ी निंदा की और इन हमलों में हुई जान माल के नुकसान पर दुख जताया। भारत इस मुश्किल समय में यूएई के साथ खड़ा है। यूएई में रहने वाले भारतीय समुदाय का ध्यान रखने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। हम तनाव कम करने, इलाके में शांति, सुरक्षा और स्थिरता का समर्थन करते हैं। तो प्रधानमंत्री ने मोहम्मद बिन जायद से बात की, यूएई में हमलों की निंदा की। हमले ईरान ने किए थे। प्रधानमंत्री के इस बयान से आप भारत के पॉलिसी शिफ्ट को बिटवीन द लाइंस समझने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन ये सवाल तो फिर भी बना है कि बीते 48 घंटों में जो कुछ पश्चिम एशिया में हुआ है, क्या उससे वहाँ के देशों में रहने वाले भारतीयों पर भी असर पड़ेगा? सिर्फ सुरक्षा की बात नहीं है। इस जियोपॉलिटिकल शिफ्ट के बाद क्या भारतीयों के लिए खाड़ी देशों में काम करना मुश्किल तो नहीं हो जाएगा? देखिए, स्वाभाविक रूप से पश्चिम एशिया के अंदर इस समय जो हालात बने हुए हैं उसमें भारत जैसे देश की चिंता बहुत ज़्यादा है। करीब 95 लाख से ज़्यादा भारतीय पश्चिम एशिया के इलाकों में रहते हैं, खाड़ी के उन देशों के अंदर रहते हैं जहां पर इस समय ईरान की मिसाइलें और ड्रोन्स जो हैं वो धमाके कर रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप से भारत की चिंता का असर भी नज़र आ रहा है, क्योंकि कल 2.5 घंटे तक की जो कैबिनेट कमेटी और सिक्योरिटी की बैठक प्रधानमंत्री मोदी ने ली, उसके बाद सेना के जो अधिकारी थे वो भी वहाँ मौजूद थे। एक इवैक्यूएशन प्लान को लेकर भी चर्चा चल रही है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने बहरीन, यूएई, सऊदी अरब, इनके नेताओं से भी बात की है और ये जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिर उस समय वहाँ पर हालात क्या हैं। साथ ही वहाँ पर जो भारतीय मौजूद हैं, क्योंकि यूएई और कई देश ऐसे हैं इसके अंदर जो ट्रांजिट के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, कामकाज के सिलसिले में बहुत सारे लोग वहाँ पर जाते हैं। वो लोग जो फंसे हुए हैं उनको वहाँ से कैसे सुरक्षित लाया जा सकता है, इसमें नौसेना की भी भूमिका है। उनके साथ भी प्लान तैयार किया जा रहा है। अभी एग्जैक्टली इवैक्यूएशन कैसे होगा, क्योंकि आंकड़ा इतना बड़ा है कि सभी भारतीयों को तो लाना नामुमकिन है, लेकिन जो लोग फंसे हुए हैं, जो टेम्परेरी काम के लिए वहाँ पर गए थे, उनकी वापसी के लिए एक प्लान जरूर तैयार किया जा रहा है। लेकिन निश्चित रूप से भारत की चिंता कई लिहाज से है, ऊर्जा सुरक्षा के लिहाज से भी है और मानवीय सुरक्षा जो वहाँ पर भारतीय हैं उनकी सुरक्षा के लिहाज से भी है। स्पष्ट है कि इस जंग का असर तो भारत समेत पूरी दुनिया पर पड़ता दिख रहा है, लेकिन भारत फिलहाल इससे जुड़े किसी भी बिंदु पर प्रतिक्रिया देने में बहुत सतर्कता बरत रहा है। और ये सतर्कता, ये सावधानी भारत की दशकों पुरानी नीतियों में कुछ बदलाव के इशारे भी संभवतः कर रही है। जंग और इसके असर पर नजर बनी रहेगी। आज का ललन टॉप शो यहीं तक। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया। शुभ रात्रि।